अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 64। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। माशाल्लाह पोट माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल अदा सदाकत की जवानी की तस्वीर हो। वो भी जवानी में बिल्कुल हीरो लगा करते थे। वो सज्जल, इसके बच्चे और सरमद की मैयत में दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो अपने इस्तकबाल के लिए आते हुए पूरे काफिले को देखकर हैरान रह गया। इस काफिले में शामिल सबसे उम्र रसीदा साहिब ने इसे गले से लगाकर ये तारीफी कलिमात अदा किए तो इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुस्कुराहट सिर्फ इसके लबों पर नहीं थी, वो इनके इस्तकबाल के लिए आते हुजूम के हर फर्द के होंठों पर बिखरी हुई थी। इसने यकदम ही खुद को बहुत हल्का फुल्का और पुरस्कून महसूस किया। पिछले कई माह से वो अपने खानदान समेत जिन उलझनों में घिरा हुआ था, इनसे दूरी का एहसास रगो पे में तमानियत बनकर दौड़ने लगा। इस खुशगवार माहौल ने जैसे चुपके से इसके कान में सरगोशी की। भूल जाओ वो दुश्मनी और इंतकाम के सिलसिले, वो जायदाद के गंभीर मसाइल और वो गदागरों के साथ होने वाला खूनी मार्का। इस मार्के में जिस तरह वो अचानक फंसे थे, वैसे ही अचानक निकलने में कामयाब भी हो गए थे। छत से कूदकर राह फरार इख्तियार करने पर इन्हें थोड़ी सी तकलीफ तो उठाना पड़ी, लेकिन फिर मुकामी जिम्मेदारों से राब्ता हो जाने पर सब आसान हो गया था और सदाकत शाह के हवाले की वजह से इसे और सरमद को किसी किस्म की जहमत का सामना नहीं करना पड़ा था। इसे इसकी गाड़ी भी वापस मिल गई थी। अलबत्ता चंद सरसरी अखबारी खबरों के अलावा इस वाक़े से मुतल्लिक तफसीलात का इल्म नहीं हो सका था। सदाकत शाह ने हुक्मन इसे इस सारे मामले से अलग रहने पर मजबूर कर दिया था और खुद सब कुछ निपटाने का इंदिया देकर इसे सजल समेत इंडिया रवाना कर दिया था। पता नहीं कैसे, लेकिन इस वक्त खुद इसका दिल भी यही चाहा था कि खुद को मजीद किसी उलझन में न डाले। सजल का घर उजाड़ने के तकरीबन सारे ही जिम्मेदार अपने अंजाम को पहुंच गए थे और इस मामले से जुड़े बाज कुछ मसाइल ही बाकी रहते थे जिनसे बाद में भी निपटा जा सकता था, और यह भी ऐन मुमकिन था कि इनकी वापसी तक सदाकत शाह खुद ही इन मसाइल को हल कर चुके होते। बहन की सूनी जिंदगी और माज की मुअम्मा बन जाने वाली गुमशुदगी तो ऐसी तकालीफ थी जिन्हें वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकता था, लेकिन इस दर्द मुसलसल के बावजूद बहरहाल इसे इस वक्त खुशगवारियत का एहसास हो रहा था। शायद ये इस मोहब्बत और खुलूस का असर था जिसको अपने रिश्ते के चचा के गले से लगा वो पूरी तरह महसूस कर रहा था। तुम्हारी सूरत देखकर तो अद्दा सदाकत के आने का शिकवा भी दिल से मिट गया है। अपनों से मिलने की खुशी क्या होती है, ये कोई मेरी तरह सारे खानदान से कटकर रहने वाले बंदे से पूछे। वो इसे सीने से लगाए बोलते जा रहे थे। बाबा साईं भी आपको बहुत याद करते हैं चाचा साईं, लेकिन अपनी तबीयत की खराबी और कुछ दूसरे मसाइल की वजह से चाहते हुए भी ना आ सके। इसने अपनी तरफ से इनकी दिलजोई की कोशिश की। वजाहतें ना दे पोट, मैंने कहा ना कि तुम्हारी सूरत देख के मेरे दिल से सारे शिकवे ही मिट गए हैं। हमें भी तो मेहमान से मिलने का मौका दें अब्बा जी, आखिर हमारे भी तो कोई रिश्तेदारी बनते हैं इनसे। आंखों में खुश आमदीद कहने वाले तासुरात लिए खड़े हुए बहुत से मर्दों जन में से एक तकरीबन आलम शाह के हम उम्र लड़के ने नियाज शाह को शोखू लहजे में टोका तो वो कदरे जीप गए, लेकिन सीना तान कर बोले, तेरी सारी रिश्तेदारी मेरे दम से है बेटा जी। मैं इसका चचा हूँ, तभी तो रिश्तेदारी का दावा करने के लायक है। बेहतर है कि मुझे टोकने के बजाय तू सब्र से अपनी बारी आने का इंतजार कर। बेटे पर रोब जमाने के बावजूद वो आलम शाह से अलग हो गया था और बारी बारी अपने अहले खाना से तारुफ करवा रहे थे। वो कसीरुल अयाल आदमी थे। 5 बेटों और 3 बेटियों पर मुश्तमिल इनका ख़ानदान बच्चों की शादियों के बाद मज़ीद फैल गया था और इस्तकबाले हुजूम में बहुओं और दामादों के अलावा नवासा नवासे और पोते भी शामिल थे। आलम शाह और सजल खुशदिली से एक एक से मिलने लगे। सजल को भी नियाज चाचा ने बहुत देर तक सीने से लगाकर दुआएं दी। इसके साथ होने वाली ट्रेजेडी का इन्हें इल्म था और उन्होंने खुद सदाकत शाह को ये तजवीज़ दी थी कि सजल को कुछ अरसे के लिए इस माहौल से निकाल दिया जाए। इन्हें उम्मीद थी कि शादी वाले घर की गहमा गहमी में इसे अपने दिल को बहलाने का मौका मिल जाएगा। मेरा ख्याल है अब्बा जी अब रवाना हुआ जाए, अच्छा खासा तवील सफ़र है, हवेली पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी। नियाज शाह के सबसे बड़े बेटे ने इन्हें मुद्दिबाना टोका। बात तो तेरी ठीक है पुट, चलो चलते हैं, बाकी की बातें हवेली पहुँचकर होती रहेंगी। उन्होंने फ़ौरन बेटे की तायीद की। हवेली पहुंचने तक जो 3-3.5 घंटे का वक्त लगा, इसे आप भी भूल रहे हैं अब्बा जी। इस वक्त से भी खूब फ़ायदा उठाइएगा, आखिर आप अपने भतीजे को अपनी गाड़ी में ले जाने वाले हैं। नियाज शाह के छोटे बेटे जिसका नाम इन्हें बाद में फैसल मालूम हुआ था, एक बार फिर इन्हें छेड़ने वाले अंदाज में कहा। फैसल ही वो लड़का था जिसकी शादी में शिरकत के बहाने वो लोग यहाँ आए थे। वो मिजाज का खासा शौक मालूम होता था और शायद अपने वालिद का लाडला भी था, इसलिए मज़े से इनके साथ हंसी मजाक कर रहा था। जी भरकर चहक लो देवर जी, तुम्हारे पास गिनती के चंद दिन ही है। यूँ चहचाने के बाद फिर देखना आने वाली कैसी बोलती बंद करती है।
फैसल के एक भावज ने चौखसी से छेड़ा। ये तो ठीक कहा आपने, मेरा इंजाम भी अपने भैया का सा होने वाला है। मैं भी जल्द इनके बराबर में उदास बुलबुल की सी शक्ल बनाए बैठा नजर आऊंगा। इसके चेहरे पर छाई मसनूई मस्कीनियत ने सभी को कहका लगाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि मौजम शाह की वफात के बाद बिल्कुल चुप और गुमसुम रहने वाले सज्जल भी धीरे से मुस्कुरा दी। अरे वो उजाला की बच्ची कहाँ है? एयरपोर्ट पहुंचने के बाद से मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी। फैसल के दूसरे नंबर के भाई अकील को ख्याल आया तो उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा। कह रही थी प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पी कर आती हूँ। अकील की बीवी ने से मुतल्ला किया। बुलाओ, इसे देर हो रही है। अकील ने बीवी को हुक्म दिया तो वो मोबाइल पर मसरूफ हो गई। कह रही भी 5 मिनट में आती हूँ। कोई सहेली मिल गई मोहतरमा को, इसके साथ मसरूफ है। कॉल से फारिग होने के बाद उन्होंने सबको आगाह किया। सहेलियों की पूरी फौज पाल रखी है मैडम ने। हर जगह कोई ना कोई सहेली मिल जाती है और जहाँ ना मिले वह खुद बना लेती है। फैसल ने सुनकर तबसरा किया। ऐसा करो, तुम सब रवाना हो जाओ। उजाला आ जाती है तो हम भी निकल आएंगे। नियाज शाह ने अहले खाना की तरफ देखते हुए तजवीज़ पेश की। फिर आलम शाह की तरफ रुख करते बोले, सज्जद को तो पहले ही साले और सबिहा अपने साथ गाड़ी में बिठाने का फैसला कर रखा है। तुम सफ़र से थके हुए आए हो, मेरे साथ इंतज़ार में ख्वार होने के बजाय चाहो तो अपने भाइयों में से किसी के साथ रवाना हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी साहबजादी साहिबा के 5 मिनट अगर जल्दी भी पूरे हो गए तो कम अज़ कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। कोई मसला नहीं है चाचा साईं, मैं आपके साथ इंतज़ार कर लूँगा। सफ़र आरामदेह था और मुझे ज़रा सी भी थकान नहीं हुई। आलम शाह ने फरमाबरदारी से जवाब दिया। जीते रहो पोट। इन्हें इसका जवाब पसंद आया। दोस्त आहिस्ता आहिस्ता सब वहाँ से रवाना हो गए। रवाना होने वालों में सजल और सरमद भी शामिल थे। अब सिर्फ वो गाड़ी रह गई थी जिसमें आलम शाह को नियाज शाह के साथ जाना था। बड़ी गाड़ी होने की वजह से इन लोगों का ज़्यादातर सामान इसी गाड़ी में रखवाया गया था, लेकिन गाड़ी की ड्राइवर मोहतरमा उजाला, जो कि नियाज शाह की सबसे छोटी बेटी थी, जुलूस मंजिल से गायब थी। उजाला की पैदाइश पर इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैंने इसे अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार और नखरों से पाला है। सबके ख्याल में इसके बेजा लाड उठाकर मैंने इसका दिमाग ख़राब कर दिया है, लेकिन मैं इसके मामले में बेबस हूँ। अपनी तरफ से तो मैं इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है जो माँ के न होने की वजह से इस बेचारी को सहना पड़ी। गाड़ी का एयर कंडीशन चलाकर आलम शाह के साथ पिछली शीत पर पराजमान हो जाने वाले नियाज शाह ने से आगाह किया। आप समझदार हैं चाचा साईं, और मुझे यकीन है कि आपने जो कुछ किया मुनासिब ही किया होगा। आलम शाह महसूस कर रहा था कि वो कुछ दिल गिरफ्तार है, इसलिए अपनी तरफ से ने अखलाकी सहारा देने की कोशिश की। मैं उजाला के मामले में बहुत जज्बाती हूँ। मैंने अपनी महबूब बीवी को खोखरी से पाया है और हमेशा इसके वजूद से अपनी गमज़दा दिल को बहलाने की कोशिश की है। जज्बात में इंसान बहुत सी गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी कभी मेरा सर नीचा नहीं होने देगी। वो एक तरह से इसके रूबरू एतराफ़ कर रहे थे कि उन्होंने वाकई बेटी के बेजा लाड उठाए हैं। अल्लाह साईं आपके यकीन को ज़रूर कायम रखेगा। आलम शाह इसके सिवा और कह भी क्या सकता था। वो पहली बार अपने इन रिश्तेदारों से मिल रहा था और इसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इनके घर का माहौल कैसा है, वहाँ क्या गलत हो रहा था और क्या सही। इसे इन लोगों के बारे में सिर्फ इतनी मालूमात थी कि नियाज शाह के वालिद फयाज शाह एक आला तालीम याफ्ता शख्स थे और उन्होंने अपने लिए जिम्मेदारी के बजाय सरकारी नौकरी का इंतखाब किया था। क़याम पाकिस्तान के वक्त वे आला इंतज़ामी ओहदे पर काम कर रहे थे और तकसीम के वक्त उन्होंने अपने आबाई इलाके वापस आने के बजाय अपनी मुलाजमत बरकरार रखते हुए तकसीम शुदा हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी थी। बाद में उन्होंने एक ऐसी अंग्रेज़ खातून से शादी कर ली थी जो जंग अजीम दोम शुरू हो जाने पर नकल हमल के ज़राए बंद हो जाने के बायस हिंदुस्तान में ही रुकने पर मजबूर हो गई थी। अंग्रेज़ बीवी से जन्म लेने वाले फयाज शाह की औलाद में अब सिर्फ नियाज शाह ही हयात थे और इन्हीं के दम से 2 अलग अलग रियासतों में मुकीम इस ख़ानदान के अफराद में अभी तक राब्ते कायम थे। शायद नियाज शाह चाहते थे कि ये राब्ते अगली नस्ल से भी कायम रहे, इसलिए आलम शाह और सजल के इस्तकबाल के लिए पूरे ख़ानदान को एयरपोर्ट पर उठा लाए थे। सॉरी अब्बा जी, थोड़ी देर हो गई। तो मेरी सहेली शादरा है ना, जिसका पिछले महीने ब्याह हुआ था, वो मिल गई थी। बस इससे बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। वो अपने जहन में नियाज शाह के ख़ानदान के बारे में मालूमात को दोहरा ही रहा था कि एक हनकती हुई आवाज़ सुनकर चौंक गया। इसके सामने जीन्स और टी शर्ट में मलबूस एक शोखो चंचल सी लड़की मौजूद थी जो अपने शोल्डर कट बालों को एक अदा से झटकते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ रही थी। ये कोई नई बात नहीं बेटा, हम तो तुम्हारी इस रूटीन के आदी हैं, लेकिन तुमने मेहमान को भी नहीं बख्शा। तुम्हें सॉरी मुझसे नहीं, आलम शाह से करना चाहिए। नियाज शाह ने बेटी को टोका। ओह हेलो कज़न। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठते बैठते अपना रुख मोड़ा और यूँ आलम शाह की तरफ देखा जैसे अभी अभी इसकी गाड़ी में मौजूदगी से बाखबर हुई हो। हेलो। आलम शाह को इसका ये बेनियाजाना अंदाज खिला, सो महज हेलो ही कहने पर इक्तफा किया। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ उठाना पड़ी। इसके अल्फाज ज़रूरत
ضرور معزز خواہانہ تھے، لیکن ناک سکوڑ کر بے پرواہ لہجے میں الفاظ ادا کرنے کا انداز ہرگز بھی معزز خواہانہ نہیں تھا۔ اٹس اوکے۔ عالم شاہ نے بھی اس کا انداز اختیار کیا اور بظاہر اس کی معزز قبول کر لی، لیکن لہجہ روکھا ہی تھا۔ اب ٹھیک ہے ابا جی، اب ہم چلیں۔ اس کے نزدیک گویا عالم شاہ کے لہجے کی روکھائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور وہ باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک رسمی کارروائی نمٹا کر فارغ ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹا چلو، ہم ویسے ہی سب سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ نیاز شاہ کے نزدیک بھی گویا اس کی یہ رسمی سی معذرت ہی کافی تھی۔ پیچھے رہ گئے تو کوئی بات نہیں، میں ابھی گاڑی کو کلین بنا دیتی ہوں۔ اس نے شوخی سے جواب دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ نہ میری سونی تھی، یہ گاڑی سڑک پر چلنے والا ڈبہ ہی ٹھیک ہے، اسے جہاز مت بنانا، ورنہ تیرا ہی ابا جی ابھی دل پکڑ لے گا۔ نیاز شاہ نے گھبرا کر اسے ٹوکا تو اس نے لطف لینے والے انداز میں کہکا لگایا، لیکن غنیمت یہی رہی کہ گاڑی کی رفتار نارملی رکھی اور نیاز شاہ کے دل پکڑنے کی نوبت نہ آئی۔ ذرا زیادہ لاڈ پیار میں پلی، اس لیے تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے۔ نیاز شاہ نے عالم شاہ کی طرف دیکھ تھوڑے سے جھینپے ہوئے انداز میں صفائی دی۔ وہ ان کی خاطر مروبتاً مسکرا دیا، لیکن اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تھوڑی ہی نہیں کافی بگڑی ہوئی ہے۔ یہ بات تو اس نے ایئرپورٹ پر ہی محسوس کر لی تھی کہ نیاز شاہ کے خاندان کا رہن سہن ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ماڈرن اور کھلا ڈلا ہے۔ ان کے یہاں خواتین کو اگرچہ تمام بنیادی سہولیات اور حقوق حاصل تھے، لیکن وہ ایک خاص حد میں رہتی تھی اور پردے کی پابند تھی۔ اس کے مقابلے میں یہاں خواتین میں سے کسی ایک کو بھی اس نے باپردہ نہیں دیکھا، اور یہ اجالا نبی مصوفہ تو سب سے بڑھ کر ماڈرن دکھائی دیتی تھی۔ پولیوں کے علاوہ وہ لوگ بات چیت میں بھی ان سے مختلف تھے۔ ان کی بول چال میں سندھ کا مخصوص رنگ نہیں بلکہ دہلی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ یہ مستقل یہاں کی سکونت اور غیر خاندانوں میں شادی بیاہ کا نتیجہ تھا۔ حقیقتاً نیاز شاہ کے خاندان کا ان کے خاندان سے بس خون کا رشتہ باقی رہ گیا تھا، باقی وہ لوگ ایک دوسرے سے قطعی مختلف تھے۔ بٹوارے نے زمینی کو دو ٹکڑے نہیں کیا، بے شمار خاندان بھی بانٹ ڈالے۔ ہمارے جیسے کتنے خاندان ایسے ہیں جو خون کے اٹوٹ رشتے کے باوجود زمین کے دو ٹکڑوں پر ایک دوسرے سے بے نیاز جی رہے ہیں۔ بڑا نقصان کیا 47 کے بٹوارے نے۔ سارے تاریخی اور معاشرتی حقائق کو پس پش ڈالنے والے نیاز شاہ ایک مخصوص طبقے کی سوچ کا اظہار کرتے ہوئے گویا قیام پاکستان کو غلطی قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ عالم شاہ کو برا لگا، لیکن وہ کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی رہا۔ اب یہی دیکھ لو کہ اتنے قریبی رشتے کے باوجود میری اور ادا لیاقت کی گنتی کی چند ملاقاتیں ہی ہوئی ہیں۔ میں ایک بار نوجوانی میں اماں اور ابا کے ساتھ پاکستان گیا تھا، اور ایک بار ادا صداقت تایا جی کے ساتھ میری شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ملک ایک ہوتا تو ایسی تھوڑی ہوتا، ہم ہر خوشی غمی کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک سرد آہ بھری، انسان ملنے کی کوشش کرے تو فاصلوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے چاچا سائیں، آپ اور بابا سائیں صاحب یہ سربت لوگ ہیں، آپ تو جب چاہتے آپس میں مل سکتے تھے اور اب بھی مل سکتے ہیں۔ خود کو روکتے روکتے بھی وہ نیاز شاہ کی باتوں پر ایک تنقیدی تبصرہ کر ہی گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پراجمان اجالا جو ان گفتگو سے بے نیاز چنگم چباتی پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہی تھی، بیک بھی مرر میں اسے گھورنے لگی۔ اس نے اس کی گھورنے کو محسوس کر لیا، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تم اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، لیکن دولت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ دو الگ الگ ملکوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں۔ شروع میں ہم ابا جی کے سرکاری ملازمت کی وجہ سے وہاں نہیں جا پاتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بار گئے، پھر ابا جی بیمار رہنے لگے اور ان میں سفر کی ہمت نہیں رہی۔ ادھر تایا جی کا انتقال ہو گیا اور ادا صداقت سیاست کی بھول بھلیوں میں پھنس کر رہ گئے۔ میں بھی اپنے خاندان کے مسائل میں الجھ گیا اور چاہتے ہوئے بھی کبھی پاکستان نہیں جا سکا، لیکن تم لوگ ہمیشہ میرے دل میں رہے۔ جبھی تو میں نے فیصل کی شادی کے موقع پر ادا صداقت تم لوگوں کی شرکت پر اتنا اصرار کیا تھا۔ نیاز شاہ وضاحت دینے لگے، فیصل کی شادی کہاں کر رہے ہیں آپ؟ غیر لوگ ہیں یا عزیز و اقارب میں ہی کوئی رشتہ طے کیا ہے؟ اس نے قصداً گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ ایک دوست کی بیٹی ہے، اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور تعلقات اتنے ہیں کہ کوئی رشتہ نہ ہو کر بھی رشتہ داری محسوس ہوتے ہیں۔ دوستی کا رشتہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوتا چاچا سائیں، بعض اوقات تو یہ رشتے خونی رشتوں پر بھی بازی لے جاتا ہے۔ نیاز شاہ کی بات پر کیے گئے اپنے تبصرے نے خود اس کے دل پر گھونسا دے مارا۔ معاذ بھی تو اس کا دوست تھا، لیکن وہ دوستی کے اس رشتے کو پوری طرح نہیں نبھا سکا تھا۔ کبھی صداقت شاہ کی جذباتی بلیک میلنگ سے ہار گیا اور کبھی خاندانی مسائل میں الجھ گیا۔ ان مسائل میں سجل اور معظم شاہ کی اغوا کا معاملہ بھی شامل تھا، اور کیا ستم تھا کہ سجل اور معظم کی رہائی میں معاذ نے ہی سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسے آخر بار معاذ کو دیکھنا بھی یاد تھا۔ اس نے اسے بے تحاشا فائرنگ اور دھماکوں کے درمیان دھواں ماحول میں دیکھا تھا، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سارے ہنگامے کا حصہ ہے۔ اس دید نے جہاں سے معاذ کے زندہ ہونے کی خوشی بخشی تھی، وہیں وہ الجھ کر بھی رہ گیا تھا کہ معاذ کن لوگوں اور کن حالات کے درمیان پھنسا ہوا تھا اور کیا کرتا پھر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد اسے معاذ کے بارے میں کوئی اور خبر نہیں مل سکی تھی۔ کن خیالوں میں کھو گئے ہو بیٹا؟
नियाज शाह ने इसके बाजू पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डाला तो वो सुबुक रफ्तार से दौड़ती गाड़ी के माहौल में वापस आ गया। मैं तुमसे जूस पीने का पूछ रहा था, अभी काफी रास्ता बाकी है, जूस पी लो तो खुद को फ्रेश महसूस करोगे। इसे मुतवज्जो पाकर नियाज शाह ने एक टिन पैक इसकी तरफ बढ़ाया। सॉरी, मैं जरा एक पिछड़े हुए दोस्त के बारे में सोचने लगा था, इसलिए मेरा ध्यान भट गया। इसने जूस का टिन थामा और धीरे से मुस्कुराकर अपने गायब दिमाग हो जाने की तुझी पेश की। कौन था वो दोस्त और कैसे बिछड़ गया? नियाज शाह ने अपने हाथ में मौजूद टिन की सील तोड़ी और एक घूंट लेते हुए दिलचस्पी से पूछा, क्योंकि रास्ता लंबा था और इससे लंबे रास्ते को काटने के लिए आपस में गुफ्तगू ही सबसे अच्छा हल था। माज नाम था इसका, बहुत काबिल और अच्छा लड़का था। यूनिवर्सिटी के एक ट्रिप पर दोस्तों के साथ गया, फिर ऐसा गायब हो कि आज तक इसका कुछ पता नहीं चल सका। घर वालों और दोस्तों ने अपने तौर पर कोशिश की इसे ढूंढने की, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका। नियाज शाह को मास के बारे में बताए हुए इसका दिल बहुत मगमूम हो चुका था। वो जब भी दिल्ली एयरपोर्ट खड़ा जिंदगी की तमाम तलखियों को फरामोश कर देने के बारे में सोच रहा था, अजीब सी नदामत में घिरने लगा। सारी मजबूरी अपनी जगह थी, लेकिन इसे दोस्त को यूं फरामोश नहीं करना चाहिए था। इससे इस कीमती रिश्ते को निभाने में कोताही हो गई थी। वो दोस्ती का हक अदा नहीं कर सका था और उस रिश्ते का मकरूज ही रह गया था। एहसास नदामत ने एक बार फिर इसे माहौल से काट डाला और वो एक के बाद जूस का दूसरा घूंट नहीं पी सका। गाड़ी एक झटके के साथ अचानक रुकी तो इसके हाथ में मौजूद टिन में से जूस छलक पड़ा। वो तजर्बा रखता था कि ऐसी बड़ी और लग्जरी गाड़ी में बैठकर ये झटका नहीं लगता, इसलिए चौंक गया। फिर फौरन ये वजह समझ में आ गई। ये गाड़ी रास्ते पर तिरछी खड़ी, इनकी गाड़ी का रास्ता रोके हुए थी और चंद मुसल्ला निकाबपोशों ने इनकी गाड़ी के गिर्द घेरा डाल रखा था। बाहर आओ सब, हरी अब, देर नहीं होना चाहिए। आलम शाह की जाने वाली खिड़की के शीशे तोड़कर एक शख्स ने अपनी गन की नाल अंदर घुसाई और चीखकर हुक्म सादिर किया। इनके पास इस हुक्म की तामील के सिवा कुछ चारा नहीं था। दिल्ली के मुजाफात की तरफ जाने वाला ये रास्ता सुनसान पड़ा था और कहीं से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। कोई आ भी जाता तो यकीनन इतने मुसल्ला अफराद को सामने पाकर अनजान बनकर निकल जाने में अपना भला समझता। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? नियाज शाह ने गाड़ी से उतरने में पहल करके आलम शाह और उजाला को भी पैरवी करने पर मजबूर कर दे, लेकिन अब गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए इन मुसल्ला अफराद से मुखातिब थे। जो हम चाहते हैं खुद हासिल कर लेंगे। आप जनाब का काम यह है कि खुद भी शांति से यहाँ खड़े रहें और इन दोनों को भी शांत रखें। इनमें से एक निकाबपोश ने, जो अपने दराज कद और वर्जिशी जिसामत की बिना पर अपने सब साथियों में नुमाया था, इस्तेहज़ाई लहजे में जवाब दिया और फौरन ही उजाला की तरफ रुख करते बोला, चाबियां दो लड़की। उजाला जो गाड़ी से उतरते हुए चाबियां हाथ में लेकर उतरी थी, फोन काटते हुए इसके हुक्म की पैरवी पर मजबूर पाई थी। ले जिगर, जरा चेक तो कर कितना माल भरा है इन बड़े लोगों की गाड़ी में। इसने उजाला के हाथ से चाबियां लेकर अपने एक साथी की तरफ उछाली। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे आईजी और चीफ सेक्रेटरी का तल्लुकात हैं, बहुत जल्द पकड़े जाओगे तुम लोग। नियाज शाह ने गुस्सीले लहजे में से धमकी दी। पाकिस्तान से भतीजे के सामने इन हालात से गुजरना यकीनन उन पर बहुत गरा गुजर रहा था। हमारे देश की पुलिस और दूसरे लोग इतनी एफिशिएंट होते तो क्या कहने थे। आप शौक से जिसके पास चाहे जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाइएगा, लेकिन इस बात का मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपके बड़े बड़े अफसर दोस्त मेरी धूल को भी नहीं पहुँच सकेंगे। वो जैसे नियाज शाह के गुस्से से लुत्फानंदोज हो रहा था, जबकि इसके साथी इस दौरान न सिर्फ गाड़ी की डिक्की खोलकर वहां से आलम शाह और सजल का सामान के बड़े बड़े सूटकेस निकाल चुके थे, बल्कि उन्होंने वो ब्रीफ केस भी निकाल लिया था जिसमें रकम के अलावा अहम कागजात वगैरह भी रखे हुए थे। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि ये सब मत करो। कि मेरे पाकिस्तान से आए हुए भतीजे और भतीजी का सामान है और मैं इस सामान की बाजियाबी के लिए पूरे दिल्ली को हिला डालूंगा। नियाज शाह की रगों में दौड़ता हुआ जागीरदारों का खून इस वक्त जोश खा रहा था और मगलूब होने के बावजूद वो धमकियां पर धमकियां दे रहे थे। आलम शाह ने महसूस कर लिया था कि इस गुस्से के पीछे अपने तल्लुकात के ज़ुल्म से ज्यादा आलम शाह के सामने उठाई जाने वाली शर्मिंदगी कारफरमा है, वरना हकीकतन वो इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरह इन तीनों को अपने खुदकार हथियारों की जद में ले रखा था कि जरा सी भी गलत जुम्बश इनके लिए बड़े नुकसान का सबब बन सकती थी। पाकिस्तान से या भतीजा भतीजी, मतलब हमारे देश के दुश्मन। फिर तो ऐसा करते हैं कि हम इन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। आशा है कि आप अपने इन प्यारों को छुड़ाने के लिए भारी तावान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसे यकदम ही उजाला की कलाई थाम कर इसी तरफ खींचा। इसकी इस हरकत तो उजाला के लबों से हल्की सी चीख निकल गई। आलम शाह ने आलम इसराब में अपनी जगह से हरकत की, लेकिन फौरन ही गर्दन से आ लगने वाली गन की नाल ने इसे गैर मुतहरिक होने पर मजबूर कर दिया। नियाज शाह को अलबत्ता कोई मजबूरी नहीं रोक सकी और लाडली बेटी की कलाई एक डाकू के हाथ में धरा देखकर वो बेखतर इस पर झपट पड़े। जोश अपनी जगह था, लेकिन एक मुसल्ला और कवि शख्स के सामने इनके बूढ़े जोश की क्या पेश चलना थी। इसने उजाला की कलाई छोड़ी और गजबनाक अंदाज में अपने बाजू की गिरफ्त में लेकर गन की नाल इनकी कनपटी पर रख दी। चैम्बर चढ़ाए जाने की मुहिब आवाज सबने सुनी। नहीं, प्लीज नहीं।
اجالا بے ساختہ ہی ہاتھ جوڑ کے اس شخص کے سامنے فریاد ہونا ہوئی۔ وہ کچھ دیر اجالا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے نیاشا کی کنپٹی پر سے گن کی نال ہٹانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے بازو کی گریف سے بھی آزاد کر دیا۔ بریف کیس میں کیش کے علاوہ تم لوگوں کے کام کی کوئی چیز نہیں، بہتر ہوگا کہ تم لوگ کیش نکال کر بریف کیس میرے حوالے کر دو۔ عالم شاہ کو اندازہ تھا کہ پاسپورٹ سمیت دیگر اہم کاغذات سے محروم ہو جانے کی صورت میں اسے بڑی خواری اٹھانا پڑے گی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس ڈاکو کے سامنے لب کشا ہوا۔ کیش سے ہم ایش کریں گے اور تمہاری خواری ہمارے من کو شانتی دے گی، اس لیے آئی سے نو۔ وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بول کر پلٹ گیا۔ عالم شاہ کی گرد پر رکھی گن کی نال بھی ہٹ گئی۔ وہ لوگ اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس جا رہے تھے۔ عالم شاہ نے محسوس کیا کہ اس کو نشانے پر لیے کھڑے رہنے والے شخص نے غلطی کی ہے اور اس کے پیچھے سے نکل کر خاصی بے احتیاطی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شاید اپنے پاس گن کی موجودگی نے اسے اس زوم میں مبتلا کر دیا تھا کہ کوئی ان کی راہ میں آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر ان لوگوں نے بریف کیس کی واپسی کا مطالبہ پورا کر دیا ہوتا تو عالم شاہ کو جرت کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب وہ تھوڑا سا رسک لینے کو تیار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ایک بھرپور جذب اسے اس شخص تک پہنچا سکتی ہے۔ وہ اس تک پہنچ جاتا تو اسے قابو میں بھی کر لیتا۔ ایک سیکنڈ کے اندر ہی یہ سارا حساب کتاب اگر اس نے خود سے چند قدم آگے جاتے اس شخص پر چھلانگ لانے کے لیے پر تولے، لیکن یکدم ہی اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ نو نیور، یہ اجالا تھی جو جانے کیسے اس کے تیور بھانپ کر اس کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عالم شاہ نے حیرت سے اس میں بامسمہ لڑکی کو دیکھا جو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ڈاکو کو تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔